तो दोस्तों अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, इसकी कंपनी के पास इतना पावर और पैसा है कि वो अगर चाहे तो एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी या अडानी ऐसे लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाने की ताकत रखता है। और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये कंपनी चाहे तो टेस्ला, एप्पल, गूगल, अमेजॉन या फिर माइक्रोसॉफ्ट को सुबह खरीद करके शाम कर बेच भी दे तो भी इसके पास में $3 ट्रिलियन की संपत्ति बच जाएगी। और इस कंपनी की नेटवर्थ है $9.3 ट्रिलियन। अगर आप भी इस $9.3 ट्रिलियन की वैल्यू को रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे भी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें कितने जीरो आते हैं। और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं ये समझाऊं कि ये वैल्यू कितना होगा तो हमारे इंडिया का पूरा जीडीपी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो जो डाटा आएगा वो ये वैल्यू होगा। और यूएस के डाटा से अगर मैच करना चाहे आप तो यूएस का पूरा जीडीपी का 0.5% ये वैल्यू मैच करता है। और ये इतने बड़े वैल्यू का ओनरशिप केवल और केवल आज के डेट में एक ही व्यक्ति के पास में है। इसलिए इस एपिसोड का नाम मैंने रखा है द मैन हु ओन एवरीथिंग। आप सबने ये तो पहले भी जरूर सुना होगा कि पूरी दुनिया का 75% ऑफ पैसा और पावर सिर्फ कुछ खास ही लोगों के पास होता है। उसके बाद बचा हुआ 20% हमारे खास सेलेब्स, पॉलिटिशियन और क्रिकेटर के पास होता है। और इसके बाद जो 5% बच जाता है उसमें आते हैं आम लोग, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो आज का ये वीडियो एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में है और उस व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक और उसकी कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। तो अब अगर बात हो बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस की या फिर मोटिवेशन की, इन चारों पायदान पे उभर के आता है एक ही माइलस्टोन, वो है मिस्टर फिंक। अब आपको ये जरूर लग रहा होगा कि आपने आज से पहले क्यों इस कंपनी के बारे में नहीं सुना या क्यों आप लैरी फिंक को नहीं जानते। और इस सब का एक बहुत बड़ा कारण है खुद या कंपनी। तो साल 1952 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बहुत ही रिच फैमिली में मिस्टर फिंक का जन्म हुआ। और बचपन से रिच होने के कारण वो पैसे की अहमियत को बखूबी समझते थे। बट उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ही इज ओनली हंग्री ऑफ पावर। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया और जल्द ही पॉलिटिक्स में अपना करियर स्टार्ट किया। बट धीरे धीरे उनको यह समझ आ चुका था कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं बना है। और मिस्टर फिंक पावर की ताकत को उस समय से इतने अच्छे से जानते थे कि आज के डेट में वो एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं कि दुनिया की टॉप गवर्नेंस भी आज के डेट में उनके मर्जी के खिलाफ कुछ बोलने से पहले 1000 बार जरूर सोचती है। सो ग्रेजुएशन के बाद 23 साल के मिस्टर फिंक ने एक फर्स्ट बॉस्टन नाम की कंपनी पे एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन की और अपने सूझबूझ के चलते उन्होंने इस कंपनी का 1 साल के अंदर में ही $1 बिलियन का फायदा कराया। $1 बिलियन यानी कि 8000 करोड़ से भी ज्यादा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मिस्टर फिंक ने आगे आने वाले 3 महीने में कुछ ऐसे रिस्क लिए जिसके चलते उस कंपनी को $1 मिलियन का नुकसान भी हो गया। बट यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट कंपनी तो आखिर प्राइवेट ही होती है और इस मोड़ पर मिस्टर फिंक को फर्स्ट बॉस्टन कंपनी से रिजाइन करना पड़ा। अब इस जगह पर मिस्टर फिंक बेरोजगार हो चुके थे और वो दुनिया को और भी अच्छे से समझ गए थे। जब उन्होंने इस कंपनी को इतना ज़्यादा फायदा कराया तो उसे वाहवाही तो मिली, बट थोड़ा सा नुकसान होने पर उनको कंपनी से निकाल दिया गया। और यह जो बात था मिस्टर फिंक को अंदर तक के लग चुकी थी। ऐसे में मिस्टर फिंक खुद का कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। फिर उनकी मुलाकात हुई मिस्टर स्टीव से। मिस्टर स्टीव भी ऐसे ही एक लेजेंडरी इन्वेस्टर थे और वह मिस्टर फिंक की फीलिंग्स को भली भांति समझते हुए उन्हें $5 मिलियन का क्रेडिट दिया और उनके साथ पार्टनरशिप में एक नई कंपनी स्टार्ट की और इस कंपनी का नाम रखा गया ब्लैकस्टोन। फिर एक ऐसा समय आया, एक जीई नाम की कंपनी थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस कंपनी के सीईओ थे जैक वेल्च। जैक वेल्च की कंपनी के कुछ एसेट्स उलझे हुए थे और कुछ ऐसे ही फाइनेंशियल उलझे हुए एसेट्स थे जिनको सॉल्व करने के लिए मिस्टर फिंक को बुलाया गया। चूंकि मिस्टर फिंक इस मामले में एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपर्टिज्म से इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। सो मिस्टर विल्च ने उनसे इस बात पर खुश होकर उनको
पूरा भरोसा के साथ ये कह दिया कि उनके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको अब मिस्टर फिंक ही संभालेंगे। और जब इतनी बड़ी कंपनी उन पर भरोसा जताने लगी तो ऐसे करते करते 2-4 और कंपनी आए और धीरे धीरे मिस्टर फिंक सबके फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करने लगे। और देखते ही देखते 5 साल के अंदर में उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो काम था वो $20 बिलियन का हो चुका था। मगर यहाँ तक के तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही और ओके चल रहा था, लेकिन उनके ब्लैकस्टोन के पार्टनर मिस्टर स्टीव कुछ काम को अपने ढंग से करना चाहते थे और मिस्टर फिंक उसको कुछ अपने ढंग से करना चाहते थे। और इस चलते एक मतभेद क्रिएट हुआ और दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर वो अलग हो जाते हैं। और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मिस्टर फिंक ने अपनी खुद की कंपनी की बुनियाद रखी और उस कंपनी का नाम रखा ब्लैक रॉक। तब 2008 में एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बारे में जानते ही होंगे, जिसको GFC नाम दिया गया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस टाइम पे सारे स्टॉक्स क्रैश कर गए थे, बड़े बड़े बैंक डिफॉल्ट घोषित हो गए थे और हजारों के तादाद में लोग बेरोजगार हो गए थे। बट इस टाइम पे मिस्टर फिंक का इन्वेस्टमेंट मॉर्गेज सिक्योरिटी फंड्स पे था, जो कि हिट कर गया और मिस्टर फिंक गवर्नमेंट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए सारे डिफॉल्ट घोषित हुए बैंकों के साथ की ओनरशिप ले ली। जितने भी कंपनी में इन्होंने उस वक्त पर इन्वेस्ट करके उन्हें बचाया था, उस सारे कंपनी के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर भी वही थे। ऐसा ही कुछ सेम सीन देखने को मिला था 2020 में आए कोरोना पैंडेमिक में। तो क्राइसिस को लाने वाले भी मिस्टर फिंक और क्राइसिस से बचाने वाले भी मिस्टर फिंक। तो कुल मिला करके यत्र तत्र सर्वत्र वाली कहानी यहाँ पर हो गई। अब आप सब ये बात तो जरूर सोच रहे होंगे कि ब्लैक रॉक अगर इतनी ही बड़ी कंपनी है, मिस्टर फिंक इतने ही बड़े हस्ती हैं, तो आज तक आपने इस कंपनी के बारे में क्यों नहीं सुना? क्यों आप ब्लैक रॉक के बारे में नहीं जानते? जब ये इतनी सारी कंपनी और इतने सारे चीजों में इन्वॉल्व रहती है, तो फिर आज तक आप क्यों नहीं जान पाए? सबका बहुत ही बड़ा कारण खुद इसकी कंपनी ब्लैक रॉक ही है। अब मैं आपको नए कमाने वाले पैसे और पुराने कमाने वाले पैसे के बारे में कुछ बात बताता हूँ। नया पैसा कमाने वाला व्यक्ति उन सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जिससे पूरी दुनिया उसे जान सके, और पुराना कमाने वाला व्यक्ति उन सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जिससे पूरी दुनिया उसके बारे में ना जान सके। और ब्लैक रॉक कंपनी का यह मानना है कि उसकी अचीवमेंट्स के पाथ में अगर कोई बाधा आ सकता है तो वह है स्कैंडल्स। तो ब्लैक रॉक कंपनी अपने बारे में किसी को बताता ही नहीं, और अगर आप इस कंपनी के बारे में जानोगे ही नहीं तो काहे का स्कैंडल्स। अब इतना कुछ जानने के बाद आप अगर ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में इस वीडियो के बियॉन्ड और भी कुछ जानना चाहेंगे तो आपका सर्च इंजन होगा यूट्यूब, इंस्टा, गूगल और फेसबुक, और इन सारी मीडिया स्ट्रीम्स पे ब्लैक रॉक कंपनी का एक अच्छा मोटा स्टॉक शेयर है। तो ब्लैक रॉक कंपनी आपको उतना ही जानकारी देगा जितना वो अपने बारे में आपको बताना चाहता है। और ये सारी मेन मीडिया स्ट्रीम्स वाली कंपनी जो है, बिना ब्लैक रॉक के मर्जी के कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ब्लैक रॉक कंपनी करती क्या है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी आपके पास मिलती है उसमें कुछ पैसे पेंशन फंड के नाम पर कट, और आप कंटिन्यू 30 साल तक काम करते हैं तो आपके रिटायरमेंट के बाद 31वां साल पे ये पैसा आपको फाइनली मिले। ऐसे जो पैसे पेंशन फंड के नाम पे कट रहे हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो गवर्नमेंट इन पैसे को क्या करता है? अब इस पॉइंट पे गवर्नमेंट इस पैसे को इन्वेस्ट करने का, तो मिस्टर फिंक ऐसे गवर्नमेंट से पैसे लेकर के उसको और भी शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को मल्टीप्लाई करके पैसा बनाते हैं। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में डिफेंस वालों का अलग फंड, रेलवे वालों का अलग फंड, शिक्षा विभाग का अलग फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग फंड, RBI का अलग फंड, ऐसे कर करके इंडिया का बहुत ही अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग पेंशन फंड जनरेट होते हैं, और ये सारे फंड्स को मैनेज करते हैं मिस्टर फिंक। और ऐसे ही वर्ल्ड में फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बड़े बड़े इंडिविजुअल जैसे कि वॉरेन बफेट बोलता है कि वह 90 बिलियन का आदमी है और उस पर हम पैसा लगाते हैं, लेकिन
ऐसे इंडिविजुअल का पैसा को मैनेज करते हैं मिस्टर फिंक। अब वर्ल्ड के टॉप 300 पेंशन फंड्स को अगर हम टोटल करते हैं तो वो वैल्यू होता है $6 ट्रिलियन, और मिस्टर फिंक तो अकेले ही $9.7 ट्रिलियन को। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि ब्लैक रॉक इतने सारे पैसे का क्या करता है, वह कहाँ इन्वेस्ट करता है, और वो इस पूरे दुनिया में इतना पावर कैसे हासिल किया कि आज के डेट में सब कुछ पर कंट्रोल करता है, वह हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि ब्लैक रॉक दुनिया के फेमस कंपनी में कितना % का शेयर होल्ड करता है। तो ब्लैक रॉक पूरी दुनिया के सारे स्टॉक्स के और बॉन्ड्स के 10% को ओन करता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शैडो कंपनी है जो पूरी दुनिया को कब्जे में रखता है। जैसे कि अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल अपने फील्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और ब्लैक रॉक एप्पल पे 6.5% का स्टॉक शेयर ओन करता है। वेरिजॉन पे 7.5%, फोर्ड्स पे 7.25%, फेसबुक का 6.5%, वेल्स फार्गो बैंक का 7%, जेपी मॉर्गन का 6.5% और डॉयचे बैंक का 4.8%। तो चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, एनर्जी की, ऑयल्स की, वेपन्स की, फूड की, मीडिया की, ट्रांसपोर्ट की, सब कुछ में ब्लैक रॉक अपना परसेंटेज ओन करता है। और कुल मिलाकर के हर बड़े देश, हर बड़े क्षेत्र और हर बड़े कंपनी में ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट है। तो अब इस बात से आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि ब्लैक रॉक का पावर कितना विस्तार है। पूरी दुनिया में हम चाइना के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं। चाइनीज गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी अमेरिकन कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करे। इसी वजह से उन्होंने गूगल, फेसबुक और यूट्यूब को वहां अपनी चाइना में बैन करके रखा हुआ है। मगर फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट मिस्टर फिंक के नाम का लोहा अच्छे से मानते हैं, और यहाँ तक के चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फंड्स तक मिस्टर फिंक को मैनेज करने के लिए दिया हुआ है। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि मिस्टर फिंक का वर्चस्व कितना ज़्यादा कायम है और ये कंपनी पूरे दुनिया में कितना ज़्यादा पावर को पोजेस करता है। वेल दोस्तों, अब तक तो हम ये समझ चुके हैं कि ब्लैक रॉक कंपनी कितना ताकतवर है और किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है, बट ब्लैक रॉक क्या रिस्पॉन्सिबल भी है? तो साल 2004 में यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट को सस्टेन रखने के लिए एक रेटिंग पोजेस किया, जिसको नाम दिया गया ESG, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गवर्नेंस, और लोगों से अपील की कि किसी भी कंपनी पे स्टॉक लगाने से पहले उसकी ESG वैल्यू चेक करें। मगर लोगों ने इस बात पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसी वक्त पे ब्लैक रॉक ने अपने सारे कंपनीज पे ESG की रेटिंग करनी चालू कर दी। ये सुन के आपको जरूर कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, ये तो वही बात हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो मैं आपको इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्स्ट, ये आप अच्छे से जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स का यूज करने पे क्लाइमेट पे एक बुरा असर पड़ता है, तो उस हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स वाली कंपनी का ESG रेटिंग बहुत खराब होना चाहिए। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ब्लैक रॉक। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है, तो आप सब कहेंगे जंग यानी कि वॉर। तो वॉर्स पे यूज होने वाले वेपन्स बनाने वाली कंपनी का ESG रेटिंग सबसे ज्यादा खराब होना चाहिए। बट मेजर वेपन्स बनाने वाली कंपनी जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, इस पे ब्लैक रॉक का 6.4% का शेयर है। नॉर्थरॉप गनमैन का 5.5% का शेयर है। जनरल डायनामिक्स पे 3.94% का शेयर है, और रेथियन जैसी कंपनी पे 6.6% का शेयर है। अब यहाँ पर आप हिपोक्रेसी का लेवल देख रहे हैं। ब्लैक रॉक कंपनी का अर्निंग का सबसे बड़ा पैसा ऑलमोस्ट 78% इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी एंडिंग से आता है, अराउंड 8% डिस्ट्रीब्यूशन फी से आता है और 6% एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्मेंस से आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मार्केट में इस कंपनी को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला टेक्नोलॉजी से। ब्लैक रॉक कंपनी के पास एक ऐसा शैडो सॉफ्टवेयर है जिसको उन्होंने ईयर 1988 में खुद डेवलप किया था, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है अलादीन।
और ये सॉफ्टवेयर अपने एनालिसिस से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के आउटकम्स को प्रिडिक्ट करके एक सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है और इसका प्रिडिक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। समझ के देखिए, आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस से आपको ये बताता है कि कोई कंपनी फ्यूचर में 1000% से ग्रोथ करने वाली है और आपने इस कंपनी पे 10,000 रुपए का स्टॉक लगाया हुआ है, तो फिर कैलकुलेट करिए कि आपका मनी कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो ब्लैक रॉक कंपनी अपने मेजर इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही अलादीन के एनालिसिस और मिस्टर फिंग के सूझबूझ के साथ करता है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी जो ब्लैक रॉक का एसेट्स $10 ट्रिलियन का है, वो आगे आने वाले कुछ सालों में $30 ट्रिलियन की हो सकती है। फ्यूचर प्लानिंग्स ऑफ ब्लैक रॉक, इस चीज को मैं आपको एक इंडियन एग्जांपल से समझाता हूँ। तो हमारे रिलायंस कंपनी के ओनर हमारे मोटा भाई क्या कहते हैं, उनका यह मानना है कि आप अगर राशन खरीदने जाते हैं तो आपको उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपको उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप दवाई लेने जाते हैं तो उनके कंपनी के मेडिकल्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको मिलेगा उनका ही प्रोडक्ट। तो चाहे दुनिया में कितना भी मंदी आए, मोटा भाई तो ग्रो करेंगे। और ये सेम चीज टाटा के साथ भी है। चाय भी पिला दूंगा, नमक भी बेच दूंगा, प्लेन भी उड़ा दूंगा, स्टील भी बेच दूंगा, सॉफ्टवेयर भी बना दूंगा, आप कुछ भी करिए, मैं तो कमाऊंगा। आप इन दोनों चीजों में एक चीज नोटिस किए हैं, इनके हर एक स्टॉक्स पे शेयर है। आप कुछ भी करिए इंडिया में, यहाँ पे रिलायंस और टाटा तो ग्रो करेगा ही करेगा। वैसे ही अगर हम ब्लैक रॉक की अगर बात करें, तो ब्लैक रॉक यूरोप अगर डाउन चल रहा है तो एशिया से कमा लेगा, आईटी डूब रहा है तो सीमेंट से कमा लेगा। ब्लैक रॉक यहाँ पे कंपनी पे नहीं, कंट्री पे इन्वेस्ट कर रहा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर दिन भर में 10 प्रोडक्ट यूज करता है तो उसमें से 6 प्रोडक्ट ब्लैक रॉक का होता है। अब आप सोचिए, आने वाले दिनों में दुनिया का सुपर पावर किसी कंट्री के पास होगा या कंपनी के पास। और आप सबको ब्लैक रॉक की ये बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे लगी, जिसमें वो प्रूफ करता है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप अपने आप से एक क्वेश्चन करिएगा कि क्या इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। वेल, आपका जो भी ओपिनियन है इस टॉपिक पे वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करिएगा। तब तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।